हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केडी क्लासेस। ये वीडियो होने वाली है क्लास 7th के साइंस लेसन 1 के ऊपर, जिसका नाम है पादपों में पोषण। इस वीडियो में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे हिंदी माध्यम से, यानी कि हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे हिंदी मीडियम में। इसी सेम चैप्टर को मैं ऑलरेडी इंग्लिश में पढ़ाकर अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर कोई स्टूडेंट जो कि इंग्लिश में पढ़ना चाहता हो या फिर इंग्लिश मीडियम का हो, तो वो उस वीडियो को चेकआउट कर सकता है। ये वीडियो होने वाली है केवल हिंदी माध्यम के लिए। तो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है पादपों में पोषण। जो पोषण होता है, पोषण का मतलब न्यूट्रिशन, यानी कि एनर्जी, यानी एनर्जी को लेना अपनी बॉडी में, क्या करना, ऊर्जा को। जैसे हम कोई भी खाना खाते हैं तो उसमें क्या होता है, पोषक तत्व होते हैं। तो पोषक तत्वों को लेना और उनका इस्तेमाल करना अपनी बॉडी में, फिर उसका इस्तेमाल करके एनर्जी लेकर आना, ताकि हम अपनी बॉडी को क्या कर सके, ध्यान रख सके, रख रखाव कर सके और डेवलपमेंट एंड ग्रोथ कर सके। तो इसको बोला जाता है पोषण। जो पोषण होता है, पोषण क्या मतलब कि खाना खाना। खाना आप किसी भी वे में खा सकते हैं। कोई, जैसे हम इंसान रोटी सब्जी के वे में हम खाना खाते हैं, एनर्जी लेते हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना खाना बनाते हैं। ऐसे करके कुछ नॉन वेजिटेरियन जैसे लोग होते हैं, वो अपने खाने के लिए डिपेंड करते हैं जानवरों पर, ठीक है। और वेजिटेरियन लोग डिपेंड करते हैं पौधों के ऊपर। तो ये होता है पोषण। तो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं पादपों के बारे में, यानी कि पौधों के बारे में, कि पौधों में किस प्रकार से जो पोषण की प्रक्रिया है वो होती है। यानी कि पौधे किस प्रकार से अपना खाना बनाते हैं, किस प्रकार से वो एनर्जी या फूड कंपोनेंट्स को लेते हैं और फिर उसका यूज करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। हम इस चैप्टर को अब स्टार्ट करते हैं। कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। ये सभी जानते हैं कि कोई भी सजीव हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो बर्ड्स हो, चाहे वो हम इंसान हो, या फिर कोई प्लांट्स हो, या फिर कोई पौधे हो, ठीक है। उन सभी को किसकी जरूरत होती है? उन सभी को जिंदा रहने के लिए भोजन की जरूरत होती है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। यानी कि हमें भोजन से ये सारी चीजें प्राप्त होती है। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, घर का बना खाना खाना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए। क्यों खानी चाहिए? क्योंकि उसके अंदर हमें मिलता है क्या, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज, जो कि हमारे भोजन के थ्रू हम लेते हैं और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर हम कोई भी सिर्फ बाहर का खाना खाते रहेंगे और जैसे कि जंक फूड वगैरह खा रहे हैं, हम कोई भी विटामिन नहीं ले रहे, कोई प्रोटीन नहीं ले रहे, कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जो हमारी बॉडी है वो धीरे धीरे वीक पड़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें भोजन के पूरे घटक नहीं मिल रहे और हमारे शरीर में सारे भोजन के घटक नहीं जा रहे। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं तथा इन्हें पोषक कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? पोषक। याद रखिएगा, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप यानी कि पौधे, पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं। सुना होगा कि जो पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब आप ये मत समझिएगा कि हम इंसान भी तो अपना खाना भाई सब्जी वगैरह लाते हैं और घर में खुद ही बनाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। जो हम सब्जियां घर में बनाते हैं या फिर जो हम रोटियां बनाते हैं वो गेहूं की बनी होती है, आटा जो बनता है वो गेहूं का ही बनता है। और जो गेहूं होता है वो अपने घर में नहीं बनाते। जो गेहूं होता है वो प्रकृति के थ्रू बनाया जाता है। भले ही हम उसमें उस प्रक्रिया में हम हिस्सेदार होते हैं कि हम बीज लगाते हैं, हम उसकी रख रखाव करते हैं, उसमें पानी डालते हैं, लेकिन फिर भी जो वो पौधा उगता है वो तो नेचुरली उगता है ना। यानी कि और अगर वो नेचुरली पौधा नहीं उगेगा तो हम चाहे कुछ भी कर ले, हमारे तक भोजन नहीं आ पाएगा। इसलिए बोला जाता है कि जो पौधे होते हैं वो स्वयं का खाना बना सकते हैं, परंतु जो मानव होता है या फिर जो इसके सहित कोई भी आप अन्य प्राणी ले लीजिए, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यानी कि जो इंसान होते हैं वो अपने खाने के लिए, अपने पोषक तत्वों के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पौधों पर और पौधे खाने वाले किसी जानवर पर डिपेंड करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्रणाली प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड करते हैं? हम निर्भर करते हैं पादपों पर या फिर पौधों पर, आप कह सकते हैं। हमारी फर्स्ट हेडिंग ऐसे स्टार्ट होती है जो कि है पादपों में पोषण विधि। यानी कि अब जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं
वो जैसे कि हमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, जैसे कि हमने यहीं पर पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज, ये हमें इंसानों को चाहिए होता है, लेकिन क्या पौधों को भी यही चाहिए होता है? और पौधे इन्हें कैसे लेते होंगे, ठीक है। तो केवल पादप ही ऐसे जीव होते हैं, पादप आप समझ लीजिए, इसका मतलब है पौधे से या फिर पेड़ से। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, देखिए अंडरलाइन करते चलिए, जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। यानी कि हमने ये तो जान लिया कि जो पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन जैसे हमें अपना खाना बनाने के लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है, वैसे ही पौधों को भी अपना खाना बनाने के लिए किस किस चीज की आवश्यकता होती है? उन्हें चाहिए होता है जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज। वो इन तीनों चीजों की सहायता से क्या करते हैं? अपना खाना बनाते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं, यानी कि जितनी भी चीजें होती हैं, कौन कौन सी? जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज, ये तीनों ही चीजें उन्हें मिलती हैं किनसे? अपने आसपास के परिवेश से। यानी कि पौधा जिस जगह पर लगा होता है उसे अपने आसपास के एरिया से, अपने आसपास की सराउंडिंग से ही ये सारी चीजें मिल जाती है, वो कहीं जाता नहीं है। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं। यानी कि जो पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि हम इंसानों के लिए भी, जानवरों के लिए भी जो पोषक तत्व होते हैं, जो रखरखाव होते हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, ठीक है। क्यों जरूरी होते हैं? क्योंकि ये जो हम पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, ये हमारी बॉडी में ग्रोथ के काम आते हैं। अगर हमारी बॉडी की कोई भी सेल जो होती है, अगर वो डैमेज हो जाती है, तो उस डैमेज सेल को भी या उस कोशिका को रिकवर करने के लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है? हमें जरूरत पड़ती है पोषक तत्वों की, ठीक है। और वो पोषक तत्व हमें किसके थ्रू मिलते हैं? भोजन के थ्रू मिलते हैं। विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। यानी कि पोषण क्या होता है? देखिए यहाँ जो मैंने आपको बताया था ये था पोषक। पोषक क्या होता है? वो सारे भोजन के घटक जो कि हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज, ये सब होते हैं पोषक। और ये जो लिखा है, ये लिखा है पोषण। पोषण क्या होता है? सजीव, यानी कि जितने भी सजीव होते हैं, सजीवों द्वारा जब भोजन ग्रहण किया जाता है एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। यानी कि हमने भोजन ग्रहण किया और भोजन को ग्रहण करने के बाद जितने भी पोषक तत्व उसके अंदर थे, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, जो भी था, हमने उसे क्या करा? एब्जॉर्ब कर लिया, अपनी बॉडी में ले लिया, और उनका फिर इस्तेमाल हमने किस चीज के लिए करा? अपने शरीर के रख रखाव के लिए। यानी कि खाना खाने से ही सिर्फ काम नहीं चलेगा, खाना खाने के बाद उनसे जितने भी हमें पोषक तत्व मिल रहे हैं, उन पोषक तत्वों का हमें अपने शरीर के रखरखाव के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं अपने शरीर में, तो इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरी प्रक्रिया को बोला जाता है पोषण। कि खाना खाओ, उससे पोषक तत्व ग्रहण करो और फिर उन पोषक तत्वों का इस्तेमाल करो। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषण कहलाती है। भोजन ग्रहण करने की कई विधियां होती हैं, ठीक है। भोजन ग्रहण करने की या फिर अपने शरीर में पोषक तत्वों को पहुंचाने की कई विधियां होती हैं। पहली विधि है स्वपोषण। स्वपोषण उस विधि को कहा जाता है जब हम अपना खाना खुद बनाते हैं। जैसे कि जो पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो जिस प्रोसेस से वो अपना खाना बनाते हैं उसका नाम कुछ होता होगा, लेकिन उसको क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है स्वपोषण, ठीक है। और ऐसे पादप जो ये प्रक्रिया करते हैं उन्हें बोला जाता है स्वपोषी। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि स्वपोषी कौन होते हैं, तो आप बोलेंगे स्वपोषी वे सजीव होते हैं या फिर वे पादप होते हैं जो कि अपना खाना स्वयं बनाते हैं। वो अपने खाने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। इसके नाम से पता लग रहा है स्वपोषी, यानी कि जो अपने पोषण के लिए स्वयं पर ही निर्भर करते हो। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं और उन्हें विषमपोषी कहा जाता है। यानी कि स्वपोषी वो जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, दूसरे होते हैं विषमपोषी जो कि अपने खाने के लिए या तो पौधों पर डिपेंड करते हैं या फिर पौधे खाने वाले किसी दूसरे जानवर पर। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियां कहाँ स्थित है। हमने ये तो जान लिया कि जो पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं,
लेकिन पौधों के अंदर ये जो खाना बनाने का जो कार्य होता है वो कहाँ होता है, यानी कि पौधों की जो खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं, जैसे किचन अगर हम बोले, जैसे हम इंसान किचन वर्ड बोलते हैं, तो ऐसे जो पौधे होते हैं, जो पेड़ होते हैं, उनका किचन कहाँ पर होता है? क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में? यानी कि जो भोजन है वो पूरे पेड़ के अंदर होता बनता है या फिर पेड़ के किसी एक छोटे से हिस्से के अंदर बनाया जाता है? पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं? कच्ची सामग्री कौन सी? जो कि मैंने अभी आपको यहाँ बताई थी, जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज, क्योंकि इन्हीं की सहायता से, इन्हीं का इस्तेमाल करके पौधे अपना खाना बनाते हैं। पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं? ये भी क्वेश्चन हमारे मन में आ रहा होगा। खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है? यानी कि जो ये जो जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है और खनिज है, ये जो है वो अपनी सराउंडिंग से कैसे लिए जाते हैं और उन्हें फिर इनकी फूड फैक्ट्रियों तक, खाद्य फैक्ट्रियों तक कैसे पहुंचाया जाता है। ठीक है, अब इन सभी क्वेश्चंस का आंसर हमें मिलेगा नेक्स्ट पैराग्राफ में, जो कि है प्रकाश संश्लेषण। ये एक विधि है, एक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया? जिसमें पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम, यानी कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके थ्रू जो पादप होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन का ही आंसर हमें यहाँ मिल गया। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रिया हैं, यानी कि जो पत्तियां होती हैं, जो प्लांट की या जो पौधों की जो पत्तियां होती हैं, जो लीव्स होती हैं, उन्हीं को बोला जाता है खाद्य फैक्ट्रिया। किसकी खाद्य फैक्ट्रिया? पौधों की, क्योंकि पौधों का खाना उनकी पत्तियों में ही बनाया जाता है, इसे याद रखिएगा। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए, यानी कि जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे हमारे लिए, इंसानों के लिए जो खाना होता है वो हमारे किचन में बनता है। तो जो सब्जियां आती हैं, जो मसाले आते हैं, वो सारा सामान मार्केट से लाकर कहाँ पहुंचाया जाता है? किचन तक पहुंचाया जाता है, क्योंकि जो खाना बनाने का काम होता है वो किचन में होता है। ऐसे ही जब हमने ये तो जान लिया कि पौधों की जो खाद्य फैक्ट्रियां हैं, जो उनका किचन है, वो उनकी ही पत्तियां होती हैं, तो पत्तियों तक सारा सामान कैसे पहुंचाया जाता होगा? मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, यानी कि जो मिट्टी होती है, जिस मिट्टी पर पौधा लगाया जाता है, उस मिट्टी के अंदर पाया जाता है क्या? जल और खनिज। हम पौधों में पानी डालते हैं, पेड़ों में पानी डालते हैं, तो वो कहाँ पर सोख जाता है पानी? वो उनकी मिट्टी में चला जाता है, उनकी जड़ों में चला जाता है। इसलिए बोला जाता है ना कि जो पानी होता है वो पेड़ों की जड़ों में डालो, क्योंकि जो मिट्टी में पानी जाता है उसके द्वारा, उससे ही क्या होता है, फिर जो जड़ें होती हैं ना, वो जड़ें क्या करती हैं? वो मिट्टी में से पानी को और खनिज को, खनिज वो जो कि मिट्टी में पहले से उपस्थित होते हैं, ठीक है, तो मिट्टी में जितना भी जल है, जितना भी खनिज है, पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो उसे क्या कर लेती हैं? एब्जॉर्ब कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं, तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। अब जड़ें क्या करती हैं? पानी को और खनिज को अवशोषित कर लेती हैं, सोख लेती हैं, और फिर वो जड़ें क्या करती हैं? पानी को और खनिज को तने के माध्यम से, जो उनका तना होता है ना पेड़ों का, तने के माध्यम से कहाँ पहुंचा देती हैं? पत्तियों तक पहुंचा देती हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। देखिए, मैंने आपको क्या क्या बताया था? मैंने आपको जल बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड बताया था और खनिज बताया था। तो जल और खनिज तो हमने किससे ले लिया? मिट्टी से ले लिया, ठीक है। जल और खनिज हमने किससे ले लिया? मिट्टी से ले लिया। और किसने लिया? जड़ों ने लिया, ठीक है। दूसरा आया कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हवा से ली जाती है। किससे ली जाती है? वायु से। हमारे आसपास की जो भी वायु है उसके अंदर बहुत सारी गैसें उपलब्ध होती हैं, तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, जो कि पौधे क्या करते हैं? उस कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं। अब पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैसे लेते हैं? जो पौधों की पत्तियां होती हैं उनके ऊपर छोटे छोटे रंध्र होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे रंध्र होते हैं। एक सेकंड में आपको दिखाती हूँ। आई थिंक इस पर नहीं है ये। देखिए, हाँ देखिए, ये है एक पत्ती, ये एक पत्ता है, और इस पत्ते की जैसे ये आपको लाइंस दिखाई दे रही है ना, इस पर एक पूरे पत्ते पर ना छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें बोला जाता है स्टोमेटा। क्या बोला जाता है? स्टोमेटा या फिर रंध्र। इन्हें हिंदी में बोला जाता है रंध्र। और ये रंध्र क्या काम करते हैं? देखिए, जो बीच में ये येलो दिख रहा है ना, जिसे मैंने अभी कलर किया है,
वो होता है रंध्र द्वार, यानी कि यहीं से ये जो रंध्र होता है इसके अंदर कोई भी चीज ली जाती है और छोड़ी जाती है। और ये इसके बाहर के जो आपको ऐसे दिखाई दे रहे होंगे द्वार जैसे, इसको बोला जाता है द्वार कोशिकाएं। क्या बोला जाता है? द्वार कोशिकाएं। क्योंकि ये जो रंध्र होते हैं ना, इनकी ये द्वार कोशिकाएं होती हैं। अब इन रंध्र का काम होता है पत्तियों में पानी को लेकर जाना, सॉरी सनलाइट को, सूर्य के प्रकाश को लेकर जाना, और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जाना। तो जब भी ये पौधे अपना खाना बनाने की जो प्रक्रिया है इसे शुरू करते हैं, ये क्या करते हैं, इनकी ये द्वार कोशिकाएं खुल जाती हैं, और द्वार कोशिकाओं के खुलने के बाद जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड इन्हें चाहिए होती है, ये उतनी कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले लेते हैं। जितने भी इन्हें सूर्य का प्रकाश, सूर्य की रोशनी चाहिए होती है, उसे भी अंदर ले लेते हैं। और फिर जब सूर्य का प्रकाश और ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले लेते हैं, फिर अपनी द्वार कोशिकाओं को ये बंद कर लेते हैं। ठीक है, जब भी इन्हें सनलाइट, सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है तो ये इन्हें खोल लेते हैं, और जब ये सूर्य का प्रकाश या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं तो फिर ये इन द्वारों को बंद कर लेते हैं। ठीक है, पूरे पत्ते पर ऐसे बहुत से रंध्र होते हैं जो कि ऐसे ही सनलाइट को, सूर्य के प्रकाश को लेने का काम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेने का काम करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। ये देखिए, ये पूरे एक पत्ते का बताया गया है। ठीक है, देखिए कोशिकाओं के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने देखा है कि इमारतें ईंटों से बनती है। जैसे अगर हम कोई भी इमारत बनवाते हैं, किसी का घर हो गया, कोई बड़ी बिल्डिंग हो गई, तो वो सब किससे बना होता है? वो बना होता है ईंटों से। वो किससे बना होता है? ईंटों से बना होता है। इसी प्रकार जो सजीवों का जो शरीर होता है वो सूक्ष्म इकाइयों से बनता है, जो कि कोशिका कहलाती हैं। यानी कि जितने भी सजीव होते हैं जो कि सांस ले पाते हैं, सजीव पता होगा आई थिंक आप सभी को, जितने भी सजीव होते हैं जो कि सांस ले पाते हैं, जानवर, इंसान, ठीक है, या पेड़ पौधे, ये सभी किससे बने होते हैं? ये बने होते हैं कोशिकाओं से। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका। क्या होती है? कोशिका। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है, यानी कि कोशिकाएं इतनी ज्यादा छोटी होती हैं कि उन्हें हम अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। और अगर हम कोशिकाओं को देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? सूक्ष्मदर्शी की, यानी कि माइक्रोस्कोप की, जिससे कि हम जूम करके फिर इसे देख सकते हैं। कुछ जीव मात्र एक कोशिका से बने होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे सजीव होते हैं जो कि केवल एक ही कोशिका के बने होते हैं, और कुछ ऐसे सजीव होते हैं जिनके अंदर बहुत सी अनगिनत कोशिकाएं होती हैं। जैसे कि अगर मैं इंसानों की बात करूं तो इंसानों के अंदर बहुत ज्यादा कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें कि गिना भी नहीं जा सकता। एक कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है। ये देखिए, ये जितने भी आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है? कोशिका। ये कोशिका, ये कोशिका, ये सब आपको कोशिकाएं दिखाई गई हैं। जो कोशिका होती है, इसकी जो बाउंड्री होती है, ये ब्राउन कलर का जो आपको दिख रहा होगा ना लाइन, ये जो कोशिका होती है, कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है। जो कोशिका होती है, ये पतली सी एक संरचना द्वारा घिरी होती है, जिसे कि बोला जाता है कोशिका झिल्ली। क्या बोला जाता है? कोशिका झिल्ली। और इसके जस्ट बीच में होता है इसका सेंटर। कोशिका के बीच में क्या होता है? उसका केंद्र, जिसे बोला जाता है केंद्रक। क्या बोला जाता है? केंद्रक बोला जाता है। और बाकी पूरी कोशिका के अंदर एक लिक्विड, एक जेली जैसा पदार्थ भरा होता है, जिसे बोला जाता है कोशिका द्रव्य। क्या बोला जाता है? कोशिका द्रव्य बोला जाता है। यह रंध्र कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रही थी ना, कि जो पत्ती पर जो रंध्र होते हैं वो किससे घिरे होते हैं? रंध्र कोशिकाओं के द्वारा, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखा दिया। ये है रंध्र कोशिकाएं, जो कि रंध्र को जो ओपन होता है रंध्र, और जो बंद होता है वो इसी की मदद से होता है। इन छिद्रों को रंध्र कहा जाता है। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। जो जल होता है और जो खनिज होता है वो मिट्टी के अंदर पाया जाता है, जिससे कि जड़ें आप अपने आप में क्या कर लेती हैं? सोख लेती हैं। और फिर ये जड़ें तनों में ना, तनों के थ्रू, जो पेड़ का जो तना होता है उस तनों के थ्रू क्या करती हैं? पत्तियों तक पहुंचा देती हैं। अब जो तना होता है, तने के अंदर क्या पाई जाती हैं? वाहिकाएं। क्या पाई जाती हैं? वाहिकाएं। वाहिका नली के समान होती है, जैसे पाइप होते हैं ना, पाइप। तो वाहिका क्या होती है? एक नली के समान इनकी संरचना होती है, जो कि तनों के अंदर पाई जाती है। जो तना होता है पेड़ का, उसके अंदर पाइप जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे कि वाहिका बोला जाता है। और इन्हीं वाहिकाओं में से क्या होता है? ये पाइप जैसा होता है, इसके अंदर क्या करती है? जड़ें, जो जड़ें हैं वो जल को और खनिज को सोख लेती है और फिर इन्हीं वाहिकाओं में छोड़ देती है। और फिर यही वाहिकाएं जो हैं
वो जल को और खनिज को कहाँ पहुंचा देती हैं? पत्तियों तक पहुंचा देती हैं। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 7 में पढ़ेंगे। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे कि क्लोरोफिल कहते हैं। अब पत्तियां जो होती हैं वो हरे कलर की ही क्यों होती हैं? ज्यादातर, ऐसा नहीं कहूंगी कि सारी पत्तियां हरे कलर की होती हैं, लेकिन जो ज्यादातर पत्तियां होती हैं वो हरे कलर की ही क्यों होती हैं? क्योंकि उनका जो हरा कलर होता है वो आता है क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण आता है? क्लोरोफिल के कारण। तो यदि बोला जाए कि क्लोरोफिल क्या होता है तो आप क्या कहेंगे कि पत्तियों में जो हरा वर्णक होता है, वर्णक मतलब कि पिगमेंटेशन, हरा कलर जो होता है उसे ही क्या बोला जाता है? क्लोरोफिल बोला जाता है। अब क्लोरोफिल जो होता है उसका कुछ ना कुछ तो काम होता होगा, तभी तो वो पत्तियों पर पाया जाता है। तो उसका काम क्या होता है? क्लोरोफिल का काम होता है सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करना। यानी कि जो क्लोरोफिल होता है वो काम क्या करता है? इसका काम होता है जितनी भी प्रकाश की, सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है उसे सोखना। यानी कि क्लोरोफिल का काम होता है सूर्य के प्रकाश को सोखना, और फिर ताकि उस सूर्य के प्रकाश का इस्तेमाल किया जा सके खाना बनाने में। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। यानी कि पौधों की जो खाना बनाने की प्रक्रिया होती है इसे क्या नाम दिया जाता है? प्रकाश संश्लेषण। क्या बोला जाता है? प्रकाश संश्लेषण। इसे प्रकाश संश्लेषण क्यों बोला जाता है? प्रकाश का मतलब वही रोशनी, संश्लेषण का मतलब होता है प्रिपेयर करना, बनाना। अब ये पौधों का जो खाना बनाने का जो काम होता है, ये जो प्रक्रिया होती है वो सूर्य के प्रकाश में ही हो पाती है। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पा रहा, अगर पौधों को धूप नहीं मिल पा रही, तो ये अपना खाना नहीं बना पाएंगे। इसलिए इस प्रोसेस को बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल जो होता है वो सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश का संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ठीक है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सी चीजें हमने देखी कि जरूरी है? क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या है? जरूरी है। इनके बिना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो सकती। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। अद्वितीय प्रक्रम मतलब कि इसके जैसी कोई दूसरी और प्रक्रिया पूरी पृथ्वी पर नहीं होती। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। यानी कि जो पौधे होते हैं, जो इनकी पत्तियां होती हैं, पत्तियां क्या करती हैं? सूरज की रोशनी को ऊर्जा के रूप में इकट्ठा करती हैं और फिर इसी ऊर्जा का इस्तेमाल करके अपना खाना बनाती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? यानी कि आप इमेजिन करके देखिए कि अगर पूरी पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ना हो, यानी कि अगर पौधे अपना खाना बना ही ना पाए किसी भी कारण से, तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण ना होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा तो पौधे जिंदा नहीं रह पाएंगे, और पौधे जिंदा नहीं रह पाएंगे तो हम इंसानों को खाना नहीं मिलेगा और हमें ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी। और हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। सबको पता होगा आप सभी को कि अगर हमें ऑक्सीजन ना मिले, जैसे हम अगर देखते हैं ना, अपनी सांस रोक कर देखें तो हम ज्यादा से ज्यादा 40 सेकेंड्स एंड 45 सेकेंड्स तक, मैक्सिमम आप 1 मिनट तक ही अपनी जो ब्रीदिंग है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। इससे ज्यादा आप उसे नहीं रोक सकते। यानी कि ऑक्सीजन के बिना हम 1 मिनट भी नहीं रह सकते पूरी तरह, वो भी अच्छी तरीके से। तो अगर पौधे हो ही ना तो हमें ना तो खाना मिलेगा ना ऑक्सीजन मिलेगी। यानी कि हमारा भी जो जीवन है वो पौधों पर ही डिपेंड करता है। सभी जीवों का जो अस्तित्व है वो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परमावश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। यानी कि जिस ऑक्सीजन से हमारी जिंदगी डिपेंड करती है कि अगर हमें ऑक्सीजन मिल रही है तो ही हम जिंदा रह पाएंगे, खाने के बिना भी हम 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन रह पाएंगे, लेकिन ऑक्सीजन के बिना हम 1 मिनट भी नहीं रह सकते। और ये जो ऑक्सीजन जो हम इंसानों के लिए इतनी ज्यादा जरूरी है, वो ऑक्सीजन कब बनती है? वो बनती ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान है। यानी कि जब पौधे अपना खाना बनाने का काम कर रहे होते हैं उसी दौरान वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को भी बना देते हैं।
प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है, यानी कि हम अपने जीवन का सोच तक नहीं सकते बिना पौधों के, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण का जो पूरा प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, हम उसे इस समीकरण के थ्रू क्या है समझ सकते हैं। ये समीकरण देखते हैं अब हम क्या है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में जल, यानी कि पौधे खाना बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का और जल का। जिस भी चीज का इस्तेमाल किया जाता है वो एरो के इस तरफ लिखी जाती है और एरो के इस तरफ लिखा जाता है कि क्या बनकर मिला, और एरो के ऊपर एंड नीचे लिखा जाता है कि किस चीज की उपस्थिति में, यानी कि ये जो प्रक्रिया हुई थी, ये जो प्रक्रम हुआ था, ये किस चीज की उपस्थिति में हुआ था। तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से और सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्योंकि अगर पौधों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा और अगर पौधों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो वो अपना खाना नहीं बना पाएंगे, ठीक है। और वो खाने के रूप में क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। और अभी मैंने आपको बताया था कि वो अपने खाने के साथ साथ, ये एक नेचुरल चीज है कि वो अपने खाने के साथ साथ ऑक्सीजन को भी बना देते हैं, ठीक है। तो हमें इस पूरे प्रोसेस का रिजल्ट क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है एक तो, जो कि पौधों का खाना है, और दूसरी चीज हमें मिलती है ऑक्सीजन, जो कि हम इंसानों के लिए और जानवरों पक्षियों के लिए सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, यानी कि ऑक्सीजन बनती है। कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में बांड स्टार्च के रूप में संचित हो जाते हैं, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ये जो उनका खाना होता है, ये पत्तियों में स्टार्च के रूप में उपस्थित हो जाता है, यानी कि जो पौधे होते हैं वो अपना खाना कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनाते हैं और फिर वो अपने खाने को स्टार्च के रूप में क्या कर लेते हैं, अपने पास स्टोर करके अपनी पत्तियों में रख लेते हैं। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है, यानी कि अगर हम टेस्ट करें और हमें अगर किसी पत्ती के अंदर स्टार्च मिलता है तो इससे क्या पता चलता है कि उस पौधे के अंदर क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, क्योंकि उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तभी तो उसमें स्टार्च पाया जाता है। क्यों, क्योंकि स्टार्च क्या होता है, ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी कि पौधों का खाना होता है। ये देखिए आपको यहाँ पर चित्र के थ्रू भी दर्शाया जा रहा है, ये देखिए चित्र के थ्रू भी आपको यहाँ पर दर्शाया गया है कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है। यहाँ पर देखिए सौर ऊर्जा ये ले रहे हैं इससे, सूरज से, और कार्बन डाइऑक्साइड भी ले रहे हैं, एरो का ध्यान रखिएगा, और ऑक्सीजन को ये छोड़ रहे हैं, ठीक है। एंड जल एवं खनिज ये देखिए जड़ों के थ्रू लिया जा रहा है और पत्तियों में ये रहा क्लोरोफिल, ठीक है। इन सारी चीजों का मेल से बना होता है क्या, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संभव होती है। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण यानी कि रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, यानी कि आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ हरे रंग की पत्तियों के अंदर ही क्लोरोफिल होता है एंड वही पत्ते सिर्फ अपना खाना बना पाती हैं। इनके अलावा भी देखिए क्या होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं, अर्थात ढक लेते हैं, यानी कि कई पत्तियां जो कि लाल कलर की होती हैं, कई पत्तियां जो कि भूरे कलर की होती हैं, ये अपने कलर की वजह से क्या कर देती हैं, उस क्लोरोफिल के कलर को छुपा देती हैं, ढक देती हैं, जिसके चलते हमें वो पत्तियां हरे कलर की दिखाई नहीं देती, लेकिन उनके अंदर क्लोरोफिल होता है। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। जिस पत्ती के अंदर क्लोरोफिल पाया जाएगा और जिसे सूर्य का प्रकाश मिलेगा उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। आपने गीली दीवारों पर, तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अवंपकी काई जैसे पदार्थ को या फिर पादप को देखा होगा। काई जम जाती है ना, जैसे बारिश का जब सीजन चलता है तो उस टाइम पर क्या हो जाती है, काई जम जाती है। कई बार वो बाहर फ्लोर पर जम जाती है, घर के बाहर, सीढ़ियों पर, पत्थरों पर, या फिर पौधों के ही जड़ों में जम जाती है। देखो होगा आपने कई बार, ग्रीन कलर का होता है। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, यानी कि कुछ जीव, कुछ ऑर्गेनिजम्स वहां पर पाए जाते हैं जो कि बारिश में बन जाते हैं, जिसके कारण फिर ये पैदा वहां पर हो जाते हैं। इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें शैवाल, इन्हें क्या बोला जाता है, शैवाल बोला जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है? क्या आप सोच सकते हैं कि ये जो काई जैसा दिखने वाला जो पदार्थ होता है जिसे हम शैवाल कहते हैं, ये हरे कलर का क्यों दिखाई देता है?
इनमें क्लोरोफिल होता है। इनमें क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। अभी बताया था कि क्लोरोफिल हरे रंग का वर्णक होता है, जहां ये पाया जाएगा वहां पर हरा रंग दिखाई देगा। और इसके अंदर भी, इन शैवालों के अंदर भी हरा रंग इसी के कारण दिखाई देता है। और अब इनके अंदर अगर क्लोरोफिल पाया जाता है तो इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी होती होगी और ये अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है। पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण, यानी कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो पौधे होते हैं वो अपना खाना कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनाते हैं। अब क्या सिर्फ पौधों को कार्बोहाइड्रेट की ही जरूरत होती है अपने अपने पौधे क्या बोलते हैं अपनी ग्रोथ करने के लिए, अपने आप को बड़ा करने के लिए, अपने आप को विकसित करने के लिए? क्या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट लेने से उनका काम चल जाएगा? आप खुद सोचिए कि अगर आप खुद इंसान अगर हम देखें, क्या अगर हम सिर्फ पूरे दिन प्रोटीन प्रोटीन खाएं हमेशा, या फिर हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट खाएं, फिर अगर हम सिर्फ विटामिन विटामिन खाएं, तो क्या हम अपने आप को हेल्दी कह सकते हैं? एब्सोल्युटली नॉट, हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे शरीर में सभी पोषक तत्वों की जरूरत होती है। हर पोषक तत्व कुछ अलग अलग काम करता है, हर पोषक तत्व अलग अलग चीज में सहायक होता है, इसलिए हमारे बॉडी में सारे पोषक तत्वों का जाना जरूरी होता है। उसी प्रकार पौधों को भी कार्बोहाइड्रेट के अलावा और भी न्यूट्रिएंट्स की और भी पोषक तत्वों की जरूरत होती है, पर खाने में तो सिर्फ ये कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, तो बाकी के पोषक तत्व इनके पास कैसे आते होंगे, अब ये जानते हैं। अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा जो पौधे होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं या फिर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये 3 चीजों से मिलकर बना होता है। किस किस से? कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है, कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है। अब ये जो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इन्हीं 3 चीजों का इस्तेमाल करके जो पौधे होते हैं वो अन्य पोषक तत्वों को भी बना लेते हैं। यानी कि इन तीनों को ही आपस में मिला जुला कर वो क्या कर लेते हैं? विटामिन बना लेते हैं, प्रोटीन बना लेते हैं और फैट्स यानी कि खनिज वगैरह बना लेते हैं, फिर उनका इस्तेमाल करते हैं अपने शरीर में। परंतु जो प्रोटीन होता है वो नाइट्रोजनी पदार्थ है। प्रोटीन क्या होता है? नाइट्रोजनी पदार्थ, यानी कि प्रोटीन को बनाने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है। अब लेकिन अभी हमने देखा कि नाइट्रोजन तो इनके पास होती ही नहीं है, ना तो नाइट्रोजन ये अपने आसपास के एरिया से लेते, तो फिर नाइट्रोजन लाते कहाँ से होंगे? जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है, यानी कि प्रोटीन बनाने के लिए कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के साथ साथ नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है? अब इन्हें नाइट्रोजन मिलती कहाँ से होगी? और नाइट्रोजन इनके लिए जरूरी भी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर इनको नाइट्रोजन नहीं मिलेगी तो ये प्रोटीन कैसे बनाएंगे, और अगर ये प्रोटीन नहीं बना पाएंगे तो इनके शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी। प्रोटीन की कमी क्या, प्रोटीन बन ही नहीं पाएगा, और खाली कार्बोहाइड्रेट से ये अपनी ग्रोथ नहीं कर सकते। याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में। जो नाइट्रोजन गैस होती है वो हमारे आसपास की जो हवा होती है उसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते। लेकिन जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को गैस के रूप में नहीं ले सकते। ये एक प्रॉब्लम की बात है कि जो पौधे हैं वो नाइट्रोजन को गैस के रूप में नहीं ले सकते। लेकिन इसका भी एक सोल्यूशन होता है। क्या? मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं, मिट्टी के अंदर कुछ बैक्टीरिया, कुछ जीवाणु पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, उनकी खासियत होती है कि वो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। यानी कि मिट्टी के अंदर कुछ जीवाणु पाए जाते हैं जिनकी एक खासियत होती है कि वो गैस वाली नाइट्रोजन को उपयोग करने वाली नाइट्रोजन में बदल सकते हैं। वो क्या करते हैं? वो हमारे आसपास की हवा में से गैस वाली नाइट्रोजन लेते हैं और फिर उस गैस वाली नाइट्रोजन का बदलाव कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं किसके अंदर? उपयोगी नाइट्रोजन के अंदर। फिर जिसे क्या करा जाता है, वो जीवाणु क्या करते हैं, फिर उस नाइट्रोजन को मिट्टी के अंदर ही छोड़ देते हैं, और फिर मिट्टी में से जब जल को और खनिज लवणों को जड़ें सोखती हैं तो उसके साथ साथ वो इस नाइट्रोजन को भी सोख लेती हैं और फिर ऊपर पत्तियों तक ले जाकर छोड़ देती हैं। आपने देखा होगा कि किसान अपने खेतों में उर्वरक या फिर खाद डालते हैं,
देखा होगा आपने या फिर सुना भी होगा कि जो किसान होते हैं वो अपने खेतों में क्या करते हैं, उर्वरक का और खाद का इस्तेमाल करते हैं। वो खाद और उर्वरक क्यों डालते हैं? क्योंकि उनके अंदर नाइट्रोजन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। और नाइट्रोजन किस लिए इस्तेमाल की जाती है बताइए? अभी बताया था आपको, नाइट्रोजन इस्तेमाल की जाती है प्रोटीन को बनाने के लिए। किसको बनाने के लिए? प्रोटीन को बनाने के लिए। इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संघटकों जैसे कि प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं। और जब पौधों को नाइट्रोजन मिल जाती है उपयोगी रूप में, तो फिर वो इसका इस्तेमाल करके प्रोटीन को और वसा को बना लेती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पादपों में पोषण की अन्य विधियां। यानी कि जो पादप होते हैं उसमें एक तरीका तो हमने पढ़ लिया कि जो पौधों में खाना खाने का, खाना बनाने का पहला तरीका क्या है कि अपना खाना खुद बना लो। लेकिन जिन पौधों के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता या जिन पौधों को सारे खनिज या पानी या फिर सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता, तो वो तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं कर पाते होंगे। और वो अगर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं कर पाते तो फिर वो अपना खाना कैसे लेकर आते हैं? सोचने वाली बात है ना। अब उसके बारे में पढ़ेंगे हम इस वाले पैराग्राफ में। कुछ पादप या पौधे ऐसे भी हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते, यानी कि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। वे कैसे जीवित रहते हैं? यानी कि अब वो खाना नहीं बना पाते तो वो जीवित कैसे रहते होंगे? क्योंकि बिना खाने के तो कोई भी जीवित नहीं रह सकता। तथा वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं? मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। यानी कि जैसे हम इंसान हैं और जैसे जानवर होते हैं जो कि अपने खाने के लिए पौधों पर, पेड़ों पर डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं, उसी प्रकार से ये पौधे भी जो कि जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, ये अपने खाने के लिए दूसरे पौधों पर या फिर दूसरे इंसेक्ट्स पर, दूसरे जानवरों पर डिपेंड करते हैं। इन्हें क्या, और इस वाले तरीकों को बोला जाता है विषमपोषी प्रणाली, यानी कि विषमपोषी तरीका, जब हम अपने खाने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड रहें। क्या आपको एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है? अब आप ये वाली पिक्चर देखिए, एक सेकेंड, लेट मी जूम इट फर्स्ट। हाँ, ये वाला पिक्चर देखिए। इस वाले पिक्चर में क्या दिखाया जा रहा है आपको? ये येलो येलो कलर की ये रस्सी टाइप में जो दिखाई दे रहा है ना, ये कोई रस्सी नहीं है, ये बेल है। क्या है? बेल है। हाँ, पीले रंग की संरचना दिखाई देती है। ये अमर बेल का पादप है। इसे क्या बोला जाता है? अमर बेल। क्या बोला जाता है? अमर बेल बोला जाता है। आपने सुना भी होगा शायद कई लोगों ने इसके बारे में। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। इस अमर बेल के अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। अब क्लोरोफिल नहीं पाया जाता इसका मतलब कि अपना खाना खुद नहीं बना सकती। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। यानी कि जिस पेड़ पर ये अमरबेल पड़ी होती है या फिर जिस पेड़ पर ये अमरबेल फैली होती है ना, ये क्या करती है? उसी पेड़ का ये भोजन चुराकर खा लेती है और उसी पेड़ के सारे खनिज को और पोषक तत्वों को खा लेती है। जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है। और जिस पेड़ पर ये अमरबेल लगी होती है उस पेड़ को बोला जाता है परपोषी। क्या बोला जाता है? परपोषी। यानी कि जिस पेड़ पर ये अमरबेल लगी है उसे बोला जाता है परपोषी। क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषक तत्वों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। अब अमरबेल क्या करती है? इसने जो अपने लिए खाना बनाया पेड़ ने, इसने अपने लिए जो पोषक तत्व इकट्ठा करे उसे ये बेल खुद खा जाती है। और अब ये दूसरे पेड़ों का क्या कर रही है? भोजन चुरा रही है, पोषक तत्व चुरा रही है, इसलिए इसे बोला जाता है परजीवी। यानी कि अब आप इसको याद रखिएगा कि परजीवी क्या होते हैं? परजीवी वो होते हैं जो कि अपना खाना खुद नहीं बना पाते क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। इसलिए उदाहरण में आप अमरबेल लिख सकते हैं। इसलिए वो दूसरे पादपों पर अपना डेरा बसा लेते हैं, उन पर फैल जाते हैं और फिर उनके पोषक तत्वों को और उनके खाने को खाने लगते हैं। ठीक है। क्या हम एवं अन्य जंतु भी इसी प्रकार के परजीवी हैं? आपको इस पर विचार करना चाहिए। अपने अध्यापक से इस विषय पर चर्चा कीजिए। क्या आपने ऐसे पादपों को देखा अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं तथा जंतुओं का भक्षण करते हैं, यानी कि जो जंतुओं को खाते हैं? आपने कभी ऐसे पेड़ के बारे में सुना है जो जंतुओं को, इंसेक्ट्स को खा लेते हो? कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं। कीट मतलब इंसेक्ट्स। क्या आपने कभी ऐसे पेड़ के, ऐसे पौधे के बारे में सुना है जो इंसेक्ट्स को, मक्खी, मच्छर, कुछ भी हो, उनको खाते हैं, पकड़ते हैं?
तथा उन्हें पचा जाते हैं। क्या यह विस्मयकारी नहीं है? क्या यह हैरान करने वाला नहीं है? ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी भी रंग के हो सकते हैं। इसकी घड़े यानी कि घट के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। यानी कि ये देखिए, ये एक पौधा यहाँ पर दिखाया गया है जिसका नाम होता है पिचर पादप। इसे पिचर प्लांट इंग्लिश में बोला जाता है और हिंदी में इसका नाम होता है घटपर्णी। इसका नाम क्या होता है? घटपर्णी। अब ये इसके आपको पत्ते दिखाई दे रहे होंगे। इसके जो पत्ते होते हैं वो कुछ ज्यादा डेवलप हो जाते हैं, किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है। और इसके जो पत्ते होते हैं ये ऐसे, इनके पत्तों पर ऐसे जग जैसी, घड़े जैसी क्या होती है, ये संरचना बनी होती है। ठीक है। और इस संरचना के अंदर ही ऐसे करके इस संरचना को ही इधर बड़े रूप में दिखाया गया है। ये वो संरचना है जो ये इसका घड़ा बना हुआ है और ये इस घड़े का ढक्कन है। ठीक है। जब भी कोई इंसेक्ट इस पर आकर बैठता है, इधर आकर बैठेगा इसकी पत्तियों पर, तो ये अपना ढक्कन बंद कर लेते हैं और फिर इसके अंदर, इसके जग के अंदर क्या होता है, नीचे की ओर, नीचे की दिशा में बने हुए इसके बाल होते हैं। क्या होते हैं? इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर क्या होते हैं? बाल होते हैं। तो जैसे ही कोई कीट, कोई भी मच्छर मक्खी इसके ऊपर बैठता है, ये अपना ढक्कन बंद कर लेता है। इसके बाद फिर वो इस जग के अंदर चला जाता है और इसके बालों में फंस जाता है। और इसके बालों में फंस जाने के बाद इसके अंदर ना एक जूस होता है। क्या होता है? इस जग के अंदर एक जूस होता है जो कि फिर उस कीट को, उस इंसेक्ट को क्या कर देता है? पचा देता है। और उस इंसेक्ट से जितने भी पोषक तत्व मिलते हैं उनका इस्तेमाल अपने शरीर में करता है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं, अर्थात अधोमुखी, यानी कि नीचे की ओर मुंह करे होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है, यह उसके रोमों के बीच यानी उसके बालों में फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस, बताया था भी, एक रस होता है, एक जूस होता है इस घड़े के अंदर जो कि उन कीटों का पाचन करता है, उन्हें पचा लेता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे जो पौधे होते हैं उन्हें कीट भक्षी पादप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कीट भक्षी पादप। वीनस फ्लाई ट्रैप अथवा तथा सन्ड्रू कीट भक्षी पादपों के दो अन्य उदाहरण हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से वे सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता है? यानी कि ये जो इंसेक्ट्स को खाने वाले जो पौधे हैं, क्या उन्हें अपनी मिट्टी से कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं मिलता होगा? नेक्स्ट है मृत जीवी। नाम से पता चल रहा है ये कुछ मरे हुए से रिलेटेड है। आपने बाजार में छत्रक या फिर मशरूम बिकते देखे होंगे। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों अथवा तनों या छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। यानी कि मशरूम को आपने बरसात के मौसम में देखा होगा कई बार, पेड़ों के नीचे, पौधों के नीचे लगे हुए। ठीक है। आइए देखें कि जीवन यापन हेतु किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है इन्हें, और वे उन्हें कहां से प्राप्त होते हैं। यह जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। ये देखिए, ये तो है मशरूम। ठीक है। और ये है नेक्स्ट हमारा फंगी। फंगी या फिर फंगस के बारे में आप लोगों ने देखा होगा या फिर सुना भी होगा। ये ब्रेड का टुकड़ा है और अगर ब्रेड मान लीजिए गलती से गीली हो जाए या फिर गीली अगर आपने कर दी, अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहे तो देख सकते हैं कि आप एक ब्रेड को गीला करके रख दीजिए और फिर उसे आप किसी गर्म एरिया पर या फिर जहां पर थोड़ा तापमान ज्यादा हो वहां पर रख दीजिए। फिर थोड़े टाइम के बाद उस पर क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर का आपको कुछ दिखाई देगा जो कि कवक या फिर फंजाई कहलाता है। यह जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। इनकी जो पोषक प्रणाली होती है अथवा जो पोषण विधि होती है वो भिन्न प्रकार की होती है। ये कुछ अलग ही टाइप के होते हैं। ये मृत एवं विघटनकारी यानी कि सड़ने वाली वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा उसे साधारण व विलय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। ये क्या करते हैं, ये गीली वस्तुओं के ऊपर या जो सड़ने वाली जो वस्तुएं होती है ना, उनके ऊपर बैठ जाते हैं और फिर उनके अंदर जितने भी पोषक तत्व होते हैं उन्हें अपने अंदर ले लेते हैं और फिर उनका इस्तेमाल अपने शरीर में करते हैं। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं, फिर वो इसे धीरे धीरे करके खाने लग जाते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, इन्हें मृतजीवी कहा जाता है।
यानी कि ऐसे पौधे जो अपने खाने के लिए किसी मरे हुए जीव पर या किसी मरी हुई सामग्री का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें मृत जीवी कहा जाता है। ठीक है। कवक जिसे फंजाई कहते हैं, ये कहाँ पर होता है? ज्यादातर अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर ये उगते हैं। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण हो, यानी कि जो नमी वाले जो एरिया होते हैं वहां पर ये उग सकते हैं। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती है। वर्षा ऋतु में क्या होता है? घर के अंदर एकदम नमी वाला मौसम होता है और बाहर गीला मौसम हो रहा होता है। अंदर गर्मी हो रही है, बाहर गीला मौसम हो रहा है। जैसे होता है ना सावन में या फिर जो रेनी सीजन उसमें चिप 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 वाला जो मौसम होता है, ये इस मौसम में जो ये फंगस लगने का जो टाइम होता है वो सबसे ज्यादा होता है। फंगस ऐसे ही मौसम में ज्यादा लगती है चीजों पर। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती है। यानी कि इसीलिए बारिश के टाइम पर खाने की चीजों का ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है और उनका ध्यान रखा जाता है। सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो, तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। यानी कि जो कवक के जो बीजाणु होते हैं, कवक के जो बैक्टीरिया होते हैं, वो एयर में ही, हमारे आसपास की हवा के अंदर ही पाए जाते हैं। और जब इन्हें कोई भी ऐसी चीज मिलती है या फिर इनको जब उचित वातावरण मिल जाता है कि हाँ भाई ये चीज फ्रीली नॉर्मल टेम्परेचर में भी रखी हुई है, वर्षा ऋतु का मौसम भी है, ये चीज गीली भी है, तो ये डायरेक्ट जाकर उस पर बैठ जाते हैं और फिर धीरे धीरे करके अपनी संख्या बढ़ाने लग जाते, फिर धीरे धीरे करके ये बढ़ते रह जाते हैं। ठीक है। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इन्हें सहजीवी संबंध कहते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं, कुछ पादप ऐसे होते हैं जो कि साथ में रहते हैं और दोनों एक दूसरे का किसी न किसी रूप में मदद करते हैं। जैसे कि भाई मैंने तुझे कुछ दे दिया, तू मुझे कुछ दे दे, इससे क्या होगा? हम दोनों ही आपस में साथ में अच्छे से रह पाएंगे। इसका उदाहरण देखिए, कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। कवक अभी बताया था ना, काई टाइप्स जो होता है, जो कुछ कवक होते हैं वो वृक्ष की जड़ों में, अभी मैंने आपको बताया भी था कि जो कुछ काई होती है वो कहाँ पर, वो बरसात के टाइम पर पौधों की जड़ों में भी लग जाती है। अब जो वृक्ष होता है वो कवक को पोषण प्रदान करता है। ठीक है। पोषण प्रदान करता है और बदले में उन्हें जल एवं पोषक के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, जो वृक्ष और कवक है, कोई पेड़ है उसके नीचे क्या लग गई है? एल्गे, काई लग गई है। तो वो काई क्या करती है? वो काई, जो वृक्ष होता है वो, पहली बात आप सुनिए, जो वृक्ष होता है वो कवक को रहने के लिए जगह देता है और जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें देता है कि भाई ये पोषक तत्व तो तुझे मिट्टी से नहीं मिल पा रहे तो तुम मुझसे ले ले। और बदले में जो कवक है उसके पास जितना भी जल होता है और पोषक तत्व होते हैं वो पेड़ को दे देता है। ठीक है। और पेड़ के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी संबंध होता है। नेक्स्ट है लाइकेन। इसका उदाहरण, लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल है तथा दूसरा कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, यानी कि एक रिलेशन यहाँ पर शैवाल का और कवक का भी बताया जा रहा है। शैवाल क्या करता है? शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। अब शैवाल के अंदर क्लोरोफिल होता है, यानी कि वो क्या कर सकता है? फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया कर सकता है और अपना खाना खुद बना सकता है। लेकिन कवक के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। अभी जाना था ना, वो तो ब्रेड पे लग जाता है या फिर किसी भी खाने की चीज पर लग जाता है। तो ये दोनों भी आपस में एक दूसरे की मदद करके रहते हैं। कवक क्या करता है? ये कवक जो होता है वो शैवाल को रहने के लिए जगह देता है, जल देता है एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। और बदले में जो शैवाल होता है जिसके पास क्लोरोफिल है, वो क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा खाना बनाता है और खुद भी खाता है और फिर कवक को भी दे देता है। लास्ट टॉपिक हमारा, मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। यानी कि जब एक ही मिट्टी पर बार बार कोई पौधा लगाया जाए, बार बार कोई फसल उगाई जाए, तो पौधे तो क्या करते हैं? पोषक तत्वों को ले लेते हैं। तो क्या मिट्टी के अंदर पोषक तत्व खत्म नहीं होते होंगे? जाहिर सी बात है हो जाते होंगे। तो मिट्टी के अंदर उन पोषक तत्वों की मात्रा को बनाए कैसे रखा जाता है? क्या आपने किसानों को अपने खेतों में अथवा माली को बगीचों में लॉन एवं गमलों में उत्पाद खाद तथा उर्वरक डालते देखा है? आपने कई बार देखा होगा, सुना होगा कि जो माली होते हैं वो गमलों के अंदर, बगीचों में, या फिर जो किसान होते हैं वो अपने खेतों में क्या डालते हैं?
खाद और उर्वरक डालते हैं। क्या आप जानते हैं कि वे इन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं? क्या आप जानते हैं कि वो इसे मिट्टी में क्यों डालते हैं? आप पढ़ चुके हैं कि जो पादप जो पौधे होते हैं वो मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, कि जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, वो मिट्टी से वाटर को यानी कि पानी को लेते हैं और क्या करते हैं, खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं। अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। अब मिट्टी में से जब सारे पोषक तत्व पौधे लेते जाएंगे तो मिट्टी के अंदर तो उसकी कमी आ ही जाएगी। तो इसी कारण उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं। उर्वरक एवं खाद के अंदर क्या पाया जाता है, उनके अंदर पाए जाते हैं नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। किसके अंदर पाए जाते हैं, उर्वरक एवं खाद के अंदर। इसीलिए इन खाद को और उर्वरकों को मिट्टी में मिलाया जाता है ताकि मिट्टी के अंदर ये जो उर्वरक जो ये जो नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड जो फास्फोरस खत्म हो रहे हैं उनको वापस से उसके अंदर डाला जा सके, ताकि जब पौधों को दोबारा इनकी जरूरत हो तो पौधे इन्हें दोबारा ले सके। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। इसलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है, ताकि भूमि के अंदर ये पोषक तत्व खत्म ना हो जाए। और अगर ये पोषक तत्व मिट्टी में खत्म हो जाएंगे और अगर पौधों को दोबारा कभी इनकी जरूरत पड़ेगी तो फिर ये पोषक तत्व कहाँ से लाएंगे। इसीलिए मिट्टी में पोषक तत्व डाले जाते हैं, किसके थ्रू, उर्वरक और खाद के द्वारा। यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम ना केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे पौधे हेल्दी हो और एकदम स्वस्थ हो, हमारी जो फसल है वो अच्छे से उगे, तो हमें उनके पोषक तत्वों की जो डिमांड है, जो रिक्वायरमेंट्स है, उन्हें पूरा करना पड़ता है। पौधों पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो वो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण के प्रोसेस से बना लेते हैं, लेकिन उन्हें नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है ताकि वो कार्बोहाइड्रेट के अलावा और जो बचे हुए पोषक तत्व हैं उन्हें बना सके। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, कि वायु के अंदर तो जो नाइट्रोजन गैस है वो ज्यादा पाई जाती है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया। परंतु जो पादप होते हैं वो इसे डायरेक्ट गैस के फॉर्म में नहीं ले सकते। ये भी हमने जाना था कि जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को गैस के रूप में नहीं ले सकते। इसलिए मिट्टी के अंदर एक बैक्टीरिया, एक जीवाणु पाया जाता है जो कि क्या करता है, वो उस नाइट्रोजन गैस को उसके यूजेबल फॉर्म में, उपयोगकारी रूप में बदल देता है और मिट्टी के अंदर ही छोड़ देता है। ठीक है, और फिर मिट्टी से फिर वही नाइट्रोजन पौधे क्या कर लेते हैं, सोख लेते हैं। परंतु पादप इसका उपयोग इस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम, अब वो बैक्टीरिया जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि मिट्टी के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन को गैस के रूप से बदल सकता है उसके उपयोगी रूप में। वो कौन सा बैक्टीरिया होता है, वो होता है राइजोबियम, जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। जो राइजोबियम जो बैक्टीरिया है उसे भी तो जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता। इसलिए ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं। इसलिए क्या करते हैं, ये पौधों की जड़ों में रहते हैं ताकि ये क्या कर सके, ये पौधों को नाइट्रोजन दे सके और जो पौधे हैं वो इन्हें खाना दे सके। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास यानी कि रहने के लिए जगह दे देते हैं और उन्हें खाना दे देते हैं। अतः उनमें सहजीवी संबंध होता है। यानी कि अगर देखा जाए तो राइजोबियम के अंदर और पौधों के अंदर भी एक तरीके से सहजीवी संबंध पाया जाता है, क्योंकि दोनों ही साथ में रहते हैं और एक दूसरे की किसी न किसी रूप में मदद करते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अतः उनमें सहजीवी संबंध होता है। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि दालों के पेड़ जो होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनकी मिट्टी में तो राइजोबियम ऑलरेडी पाया जाता है। तो किसान को तो फायदा है क्योंकि उसे उसके अंदर उर्वरक और जो खाद होती है वो डालना ही नहीं पड़ेगा, तो उसके पैसे भी बच जाएंगे। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल
के लिए भी सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि एक बार फसल के लिए तो डालना ही नहीं डालना, बल्कि दूसरी बार भी जब दाल की फसल उगाओगे तब भी उसमें उर्वरक और खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं। जो ज्यादातर पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। बहुत कम ही पादप अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी या फिर मृतजीवी। परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर करते हैं, अतः उन्हें विषमपोषी के रूप में समूहीकृत किया गया है। क्या हम कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे आंशिक विषमपोषी हैं, क्योंकि जो कीटभक्षी पौधे हैं, जो भी बताया था, जो कि पिचर प्लांट है, जो कि अपने ऊपर इंसेक्ट को बिठाता है, ढक्कन बंद कर लेता है, उसके अंदर चला जाता है, फिर वो इंसेक्ट, तो ये भी तो एक तरीके से दूसरे जानवरों पर, दूसरे इंसेक्ट्स पर डिपेंड कर रहा है, तो क्या हम इसे भी विषमपोषी कह सकते हैं? दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। सो दिस वाज योर चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर वीडियोज। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी या फिर थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।